वेलकम बैक टू स्टडी टू इंस्पायर। जो भी नए लोग हैं और जो पुराने लोग हैं, सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज के लेक्चर में हम जो अपना रिमेनिंग टॉपिक है टिश्यू का, दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू, उसको पढ़ने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वांट टू कन्वे यू अ मैसेज कि हमारे जो कोर्स है उसमें सीट फुल नहीं हुई थी, इसीलिए उसकी जो इनरोलमेंट है वो अभी भी जारी है, उसको आप करा सकते हैं। और जितने भी लोगों का मैसेज आ रहा है कोर्स के रिकॉर्डिंग, मैं ये बता दूं कि ये कोर्स टोटल ऑप्टोमेट्री सेक्शन को कवर करने के लिए चलाया जा रहा है, और जितना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है वो आपको सबके लिए यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। और कंप्यूटर और जीके का सिर्फ स्पेशल सेक्शन उस कोर्स में कराया जाएगा। तो जो भी लोग नए हैं, जिनको नहीं पता है कोर्स के बारे में, प्लीज़ आप कोर्स की जो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल दूँगी, कोर्स की डिटेल की फुल वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा, प्रोसेस को समझ लीजिएगा। देन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मैसेज करके उसको इनरोल करा सकते हैं। तो चलिए, आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू को। टिश्यू दैट सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड गिव स्ट्रक्चर। क्या काम करता है? सपोर्ट करने का, प्रोटेक्शन देने का, एंड गिव स्ट्रक्चर टू द अदर टिश्यू एंड ऑर्गन इन द बॉडी। तो बॉडी में जितने ऑर्गन हैं उनको सपोर्ट करने का, प्रोटेक्ट करने का, और उनके स्ट्रक्चर और अदर टिश्यू को, जो उनका अदर टिश्यू का स्ट्रक्चर है, उसको मेंटेन करने में हमारा संयोजी ऊतक, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, वो हेल्प करता है। और इसको हिंदी में यही चीज़ लिखी हुई है, ऊतक जो शरीर के अन्य ऊतकों और अंगों को सहायता देता है, रक्षा करता है और उन्हें संरचना प्रदान करता है, उसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी का मतलब ही सहयोग से है, तो उसका मेन काम सुरक्षा देना, सहारा देना और संरचना देकर बाकी ऊतक को सहयोग प्रदान करना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। इसमें लिखा हुआ है कि कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है वेरियस बॉडी के फॉर्म्स को। तो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी में जितने पार्ट हैं उनको कनेक्ट करने का काम हमारा ये टिश्यू करता है। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही आपको साफ दिख रहा होगा कि कनेक्ट करना कनेक्टिव टिश्यू का काम है। प्रिवेंट करता है ऑर्गन को फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेस बाय द बॉडी मूवमेंट। ठीक है, बॉडी कुछ ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो बॉडी के मूवमेंट के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। बॉडी का मूवमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके, वो अपनी जगह से हिले ना, जैसे कि बोन कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, यो हम आगे पढ़ेंगे। इनका यही काम होता है कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से बनाना और बॉडी के मूवमेंट को डिस्प्लेसमेंट से बचाना, यानी कि बिगड़ने से बचाना। बॉडी का मूवमेंट प्रॉपर हो सके, इसमें हमारे कनेक्टिव टिश्यू का मेन रोल होता है। एक्ट लाइक बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकिंग मटेरियल। बाइंड करना, पैक करना और बॉडी को सपोर्ट करना, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है। सेल्स आर लूजली पैक्ड। कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होती हैं, कुछ ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होती हैं जिसमें सेल्स स्ट्रांगली पैक्ड होती हैं, जैसे कि बोन, और कुछ ब्लड और कार्टिलेज, ये सारे हैं जिसमें लूजली पैक्ड होती हैं। तो इसको आप आगे देखोगे। सेल आर एम्बेडेड इन द इंट्रामैट्रिक्स मटेरियल। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होती हैं वो मैट्रिक्स के रूप में काम करती हैं, यानी मैट्रिक्स से बनी हुई सेल होती हैं। मैट्रिक्स में भी जेली, फ्लूइड, डेंस एंड रिजिड। तो ये मैट्रिक्स, चलिए एग्जांपल देख के समझिए कि अगर हमारे घर में दूध है तो उसी दूध से हम दही भी बनाते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसी दूध से चाय भी बनती है। तो बेस जो उसका होता है, यानी जो मैट्रिक्स होता है, वो दूध ही होता है। तो उसी तरह कुछ जो होते हैं मैट्रिक्स जेली फॉर्म में, कुछ फ्लूइड फॉर्म में, कुछ डेंस फॉर्म में और कुछ रिजिड होते हैं। सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं जिनका अलग अलग फॉर्म होता है। जैसे ब्लड हो गया तो ब्लड लिक्विड फॉर्म में होगा, बोन है जो सॉलिड फॉर्म में होगा। इसी तरह डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं। इसको आगे के लेक्चर में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो ये हमने टिश्यू को, उसका फंक्शन को देख लिया कि वो कैसा होता है और हमें क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है। अब कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू को हमने बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो इन सारे को हम एक एक करके पढ़ते चलेंगे। जिसमें दिखा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारा ब्लड आता है, और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में हमारे लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू आते हैं,
और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और बोन एंड कार्टिलेज आते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में। तो एक एक करके इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो चार्ट है इसमें अच्छे से स्पेसिफाई कर रखा है कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसमें कि हमारा लूज और डेंस, जिसको हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं। दूसरा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और लिम्फ। और तीसरा है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू जो है कार्टिलेज और बोन। अब कनेक्टिव टिश्यू की बात करें एक एक करके, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में हम पहला पढ़ते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो सेल और लूजली, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि जो जेल होता है वो बहुत ही लूज होता है, मैट्रिक्स उनका लूज होता है, यानी जो सेल के पार्टिकल हैं ये दूर दूर होते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड और लिक्विड में क्या फ़र्क है। सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो पास पास होते हैं और लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर होते हैं। तो ये जेल लाइक होते हैं और इनके पार्टिकल लूज यानी कि दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका नाम है लूज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को कितने भागों में बांटा गया है? लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। ऑर्गेन्स की बात करें तो ये हमारे स्किन और मसल्स में पाए जाते हैं, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स में मिलते हैं और बोन मैरो में मिलते हैं, और स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, और ऑर्गन के अंदर भी लूज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। अब हम एरियोलर में दूसरे यानी कि बी टाइप की बात करेंगे, दैट इज़ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि डेंस यानी कि उसके पार्टिकल बहुत पास पास होंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मेनली हम दो तरह के कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ते हैं, दैट इज़ टेंडन एंड लिगामेंट। अब आप इमेज में देख रहे होंगे कि टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है। जो हमारा टेंडन है वो क्या करता है, मसल और बोन को जोड़ने का काम करता है। टेंडन जो है, टेंडन डेंस कनेक्टिव टिश्यू का काम है मसल और बोन के बीच में जॉइंट बनाना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हो गई रेड मसल्स और ये है हमारी बोन, और इसके बीच में हमारी टेंडन होता है। तो इसे एनटीपी से याद रखेंगे कि टेंडन का काम है मसल और बोन। यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा कि मसल को बोन से या फिर बोन को मसल से कौन ज्वाइंट करता है। ऑप्शन 3-4 दे दिए जाएंगे, तो यहाँ ऑप्शन होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसमें है टेंडन, हमारे बोन को मसल से ज्वाइंट करने का काम करता है। दूसरा है लिगामेंट, जो बोन से बोन को ज्वाइन करता है, ये भी एक तरह का डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। तो बोन से बोन को ज्वाइन करने का काम लिगामेंट का है और मसल को बोन से ज्वाइन करने का काम टेंडन का है। अब हम टेंडन के बारे में देखते हैं, तो ये फाइब्रस टिश्यू का बना होता है और इसमें ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, यानी कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। और लिगामेंट की तरह टेंडन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। और फाइब्रस टिश्यू ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, कनेक्ट करती है मसल को बोन से। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बहुत ही ऊपर से और बेसिक क्वेश्चन आने की ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है हमारे एग्ज़ाम में। डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं रखनी होती है। तो सबसे पहले सरफेस लेवल की जानकारी आपको आनी चाहिए, फिर आप डेप्थ जानकारी को याद रखेंगे। और हमेशा पढ़ते समय ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ें नेसेसरी हैं, कौन से आने चीज़ें की प्रोबेबिलिटी है, कौन सी चीज़ों के आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो फिर आप अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे और तीर निशाने पे कभी नहीं लगेगा, टाइम निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपने नेसेसरी चीज़ें तैयार करी हैं या फिर अननेसेसरी चीज़ें तैयार करी हैं। आप वो पढ़ रहे थे जिसके आने की संभावना है, या फिर आप वो पढ़ रहे थे जिसके आने की संभावना नहीं है। तो आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आप सफल होंगे कि नहीं होंगे वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और उसके आने की संभावना कितनी है। चलिए अब एडिपोज टिश्यू की बात कर लेते हैं। तो एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? स्टोरेज ऑफ फैट होते हैं। इसमें क्या एडिपोज सेल्स होती हैं जो हमारे स्किन में और बाकी जो ऑर्गन है उसमें प्रेजेंट होती हैं, जो हमें बेसिकली टेम्परेचर को रेगुलेट करने और फैट को स्टोर करने में हेल्प करती हैं। तो अब एडिपोज टिश्यू के फंक्शन देखेंगे आप, उसमें है प्रिवेंट करना बॉडी को फ्रॉम मैकेनिकल शॉक एंड फैट को रिजर्व करना, एक्ट लाइक अ इंसुलेशन, एक्ट एज अ इंसुलेशन एंड पुअर कंडक्शन ऑफ हीट एंड लेस हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। अगर किसी आदमी में कोई मोटा है
अगर कोई आपके भाई बंधु मोटे हैं तो उनमें क्या है, एडिपोज टिश्यू उनकी स्किन में और उनके ऑर्गन में ज़्यादा होगा, तो ठंडियों में आपको वो बिना स्वेटर और बिना जैकेट के दिखेंगे, उन्हें बिल्कुल ठंडी नहीं लगी। तो उसका रीज़न हमारी एडिपोज टिश्यू ही होती हैं, क्योंकि उनके बॉडी टेम्परेचर को वो रेगुलेट करके मेंटेन रखती हैं। लेकिन जो पतले लोग होंगे उनको थोड़ी ज़्यादा इन कंपैरिजन टू मोटे लोगों की ठंडी लगेगी, क्योंकि उनके बॉडी में एडिपोज टिश्यू नहीं है जो कि उनके हीट प्रोवाइड कर सके और उनके टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्केलेटल टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम देख रहे थे कार्टिलेज और बोन को। तो कार्टिलेज में कैसे और बोन में कैसे, बोन तो आप सब समझ रहे हैं कि हड्डी है। तो स्केलेटल टिश्यू में हम दो, पहला कार्टिलेज दूसरा बोन। कार्टिलेज अपनी नाक की टिप को अगर आप टच करेंगे और अपनी ईयर को टच करेंगे तो आपको सॉलिड तो फील होगा, लेकिन वो थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे अगर आप कान को, हमारे बचपन में टीचर्स मोड़ देते थे लेकिन वो वापस से उसी फॉर्म में वापस आ जाता था। नोज़ को हम अगर दबाएंगे तो ये दब जाएगी और हमें इस तरह का कोई मेजर पेन नहीं होगा, और ये ईजी टू मतलब प्रेस करके ईजी इसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं आप। पिचक जाएगी, नाक को दबाएंगे तो पिचक जाएगी, कान को मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा। तो ये क्या है, ये बोन के मैट्रिक्स जो हैं ये इतने लूज मैट्रिक्स हैं, इसे हम कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, और बोन होता है, इसका मैट्रिक्स जो है वो हार्ड होता है, तो इसे हम इस तरह से कान और नाक की तरह दबा के मोड़ के इसका फॉर्म चेंज नहीं कर सकते। तो कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बोन की स्टडी को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, और कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा बोन में अधिक होती है। मैट्रिक्स इसका हार्ड होता है, सॉलिड होता है, ये याद रखेंगे। और बच्चे में यानी कि इन्फेंट में 300 बोन होती हैं, और अब अडल्ट हो जाएंगे हम तो 206 हड्डियां हो जाएंगी। लार्जेस्ट बोन हमारा फीमर होता है, शॉर्टेस्ट बोन हमारी स्टेपीज होती है। इसे, ये जनरल इन्फॉर्मेशन बोन के बारे में कुछ जनरल फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे, क्या देखेंगे, कार्टिलेज का। देखिए यहाँ पे ऑकरेंस दिया हुआ है, यानी कहाँ कार्टिलेज पाया जाता है। ईयर पिन्ना, जहाँ पे हम बाली पहनते हैं वहाँ, वो हो गया हमारा ईयर पिन्ना, वो भी कार्टिलेज का बना है। नोज़ की टिप कार्टिलेज की बनी है। ट्रैकिया, लैरिंग्स और स्मूथनेस बोन सरफेस एट अ जॉइंट, जहाँ जॉइंट होता है वहाँ की सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए और फ्रीली मूवमेंट के लिए भी हमारे कार्टिलेज हेल्प प्रोवाइड करते हैं। लैरिंग्स में और ट्रैकिया में भी कार्टिलेज का ही बना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लैरिंग्स और ट्रैकिया दोनों में से एक पूछ दिया कि कौन से स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू से बने हैं, तो दैट आंसर विल बी कार्टिलेज। ईयर पिन्ना और नोज टिप को आप एग्जाम्पल से याद रखेंगे। फंक्शन होता है फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट। कुछ बॉडी पार्ट्स को हमें फ्लेक्सिबल रखना होता है कि वो थोड़ा मूव कर सके, इधर उधर अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सके, तो वहाँ पे हम कार्टिलेज भगवान जी ने हमारे सिस्टम में डाल रखा है। चलिए, तो अब इसी तरह समझेंगे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को। बोन को तो आप सब लोग समझ ही गए, हार्ड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, बता दिया हमने। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट, दैट इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स एंड ब्लड कार्पसल्स। ब्लड सेल्स और ब्लड कार्पसल्स का बना होता है। फ्लूइड सेल मूव इन अ लिक्विड मैट्रिक्स ब्लड प्लाज्मा। लिक्विड मैट्रिक्स में मूव करती हैं ये सेल। ये जो हमारी सेल्स हैं वो लिक्विड की बनी हुई मैट्रिक्स, यानी कि लिक्विड मैट्रिक्स के लिए हमने दूध का एग्जांपल लिया था, तो बिल्कुल पानी जैसा तरल पदार्थ होता है, उसमें हमारी जो ब्लड है, सेल्स हैं, वो मूव करती है। ओके, ब्लड सेल्स आर द 3 टाइप्स, आरबीसी, डब्ल्यूपीसी एंड प्लेटलेट्स। इसके बारे में हम डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। आप सब जानते भी हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज टॉपिक है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू इसको आप मान सकते हैं। बहुत डिटेल में इसको आप कवर करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब हम प्लाज्मा की बात कर लें। ठीक है, कंटेन करते हैं प्रोटीन को, सॉल्ट को और हार्मोन को। प्लाज्मा हमारे प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन को कंटेन करते हैं। देखिए, बहुत लंबी चौड़ी लाइन लिख के नहीं आई हूँ, ताकि आप डायरेक्ट इस लेक्चर को एज अ रिवीजन लेक्चर अपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए यूज़ कर सके, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत चीज़ें डिटेल में पढ़ते हुए आ रहे हैं, अपने 11th से डिप्लोमा में भी हमने पढ़ा है। तो ये लेक्चर आपको 15 से 20 मिनट में सिर्फ बाकी टॉपिक्स के लिए रिवीजन की तरह हेल्पफुल हो, यही मेरा मेन गोल है। ठीक है, और इसको आप एग्ज़ाम के टाइम में भी एक बार अगर देख लेंगे तो आराम से वो टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। बिल्कुल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ मैं रखने की पूरी कोशिश करती हूँ।
तो अब हम बात कर लेते हैं फ्लूइड के डिफरेंट पार्ट के बारे में। तो फ्लूइड में हमने ब्लड पढ़ा और लिम्फ पढ़ा, ठीक है। ब्लड में हम देखेंगे ब्लड का 2 पार्ट होता है। ब्लड को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है हमारा सॉलिड पार्ट, दूसरा है हमारा लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट में हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इनको लेते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये हमारे सॉलिड पार्ट में आते हैं, और लिक्विड पार्ट में हमारा प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% भाग कैरी करता है। इसे आपको याद रखना है कि ये 55% भाग कैरी करता है, जिसमें से कि 90% वाटर होता है, जिसमें कि 90 प्लाज्मा जो हमारे ब्लड का है वो 55% है। अब प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, 10% प्रोटीन होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि प्लाज्मा में 90% ऑफ द पार्ट क्या होता है या फिर प्लाज्मा किसका बना होता है, तो 90% ऑफ वाटर प्लाज्मा का पार्ट होता है, मतलब प्लाज्मा 90% ऑफ द वाटर से बना होता है। अब हम बात कर लेते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की। आरबीसी जो है वो एक सब पदार्थ कैरी करता है, जिसकी वजह से उसको हम हीमोग्लोबिन या फिर हिम नाम से जानते हैं। वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को कैच करना, यानी उसको ऑक्सीजन पसंद है। वो आयरन का बना होता है और उसको ऑक्सीजन बहुत पसंद होता है, तो ऑक्सीजन को पकड़ पकड़ के वो लेके आता है। इसकी वजह से, इसी हिम प्रोटीन की वजह से या फिर हिम सबस्टेंस की वजह से हमारा जो रेड आरबीसी हैं वो रेड कलर की होती हैं, और यही चीज़ लैक करता है हमारा डब्ल्यूबीसी, तो इसे वो रेड कलर का नहीं होता है, ठीक है। और आरबीसी की लाइफ साइकिल जो है 120 दिन की होती है, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, हमारे स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, यानी आरबीसी जब डेड होके कलेक्ट होती है तो वो स्प्लीन या लिवर में होती है। तो यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज नोन एज स्प्लीन, लिवर, या फिर कौन है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, आरबीसी कैरी करती हैं। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी का शेप कैसा होता है, डिस्क शेप होता है और बाइकॉनकेव होता है। डिस्क के शेप का होगा और बाइकॉनकेव होगा, कौन, आरबीसी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हिम नामक प्रोटीन कैरी करता है हमारा आरबीसी। अब डब्ल्यूबीसी की बात कर लें तो डब्ल्यूबीसी हमारा ल्यूकोसाइट, इसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसमें हमारा हीमोग्लोबिन नहीं होता है और ये हमें डिफेंस देता है अगेंस्ट बैक्टीरिया। डब्ल्यूबीसी का मेन काम है प्रोटेक्शन देना, बैक्टीरिया के अगेंस्ट डिफेंस सिस्टम तैयार करना, ठीक है। और ये इरेगुलर इन शेप होती है, यानी इसका कोई शेप रेगुलर नहीं होता है। कभी इस तरह की मिल जाएगी, कभी इस तरह की मिल जाएगी, कभी ऐसे मिल जाएगी, कभी राउंड मिल जाएगी। तो राउंड ज़्यादातर होता है या इरेगुलर इन शेप में डब्ल्यूबीसी हमारी मिलती हैं। अब तीसरा पार्ट जो है ब्लड का, लिक्विड पोर्शन का, वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का। आरबीसी का काम हमने बता दिया, ऑक्सीजन कैरी करने का काम। डब्ल्यूबीसी का हम क्या कर रहे हैं, डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। और प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का, ठीक है। और अगर आपसे इस तरह पूछा जाए कि नंबर में क्या ज़्यादा होता है, तो हमारे ब्लड में आरबीसी सबसे ज़्यादा होते हैं, देन प्लेटलेट्स होते हैं, देन डब्ल्यूबीसी होते हैं। अगर डेंगू की वजह से आपके बॉडी का प्लेटलेट्स डाउन होता है और उसी टाइम में आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो चांसेस हैं जो पेशेंट है उसके मृत्यु तक की चांसेस है, यानी वो डेड भी हो सकता है। प्लेटलेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आरबीसी के बाद हमारे प्लेटलेट्स का काउंट ज़्यादा होता है, देन फिर डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है। इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, याद रखेंगे। और जब ब्लड की स्टडी को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। पूरे ब्लड के बारे में जब हम ब्लड की और ब्लड की डिजीज़ेस की स्टडी करते हैं उसको हम हेमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। हेमेटोलॉजी आप याद रखेंगे। और लिम्फ की बात कर ले तो ये कलरलेस फ्लूइड होते हैं, यानी इसमें किसी तरह का कलर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हिम नामक प्रोटीन नहीं है, जिसकी वजह से आरबीसी को कलर मिल रहा था, वो लिम्फ में नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ हिम होता है, इसलिए ये कलरलेस होता है। आज के स्लाइड में इतना ही है। स्टडी ऑफ ब्लड को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे अपना जो है तंत्रिका तंत्र, नर्वस टिश्यू, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, और इस पे बेस्ड एमसीक्यू ग्रुप में आएगा, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द ग्रुप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लीज़ अच्छी लगी हो वीडियो, हेल्पफुल रही हो, आपका टॉपिक रिवाइज हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक करके और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट।